चलिए सर, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको ऑलरेडी हम इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतना सीखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को थ्योरेटिकली कैसे डिटरमाइन किया जा सकता, ऑस्मोटिक प्रेशर को थ्योरेटिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बहुत आसान है सर, अगर किसी भी चीज को थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए या एक इक्वेशन होनी चाहिए, और उसी इक्वेशन को समझाने के लिए या फिर ऐसा कह दो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले को बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर वेंट हॉफ। क्या नाम था? वेंट हॉफ। वेंट हॉफ ने सर क्या किया, 1877 में उन्होंने एक बात बोली सर, क्या कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया उन्होंने। अच्छा एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से एक बात याद आती है क्या, कि आप सभी को पता है कि हम लोग जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मतलब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन से सॉल्यूशन का निकालोगे? सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन का। याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही स्टडी करेंगे। चलिए सर, ये सर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सर सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे। तो इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है सर, किसके पार्टिकल है? सॉल्यूट के पार्टिकल। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो ये कहते हैं, वेंट हॉफ कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल है बिहेव लाइक, वो कहते हैं बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। अब सर आइडियल गैस क्या होती है? देखो जिसको पता है उसको अच्छी बात है, क्लास 11th में ये पहली बार ये वर्ड सुना होगा, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस आपको जानना नहीं क्या होती, बस ये आप इस शब्द को जानते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? आइडियल गैस की तरह। कहने का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल हो या आइडियल गैस के पार्टिकल हो, बात एक ही है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। क्या होता है? सेम। अच्छा एक बात, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का निकालना है सर, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है, तो कैसे करते? कहते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाई सॉल्यूट, प्रेशर एक्सर्टेड बाई सॉल्यूट। सॉल्यूट के पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वही डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या होगा सर, वही डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर कह दो कि आइडियल गैस, अगर मान लो इसके अंदर आइडियल गैस भरी हो तो वो कितना प्रेशर लगा रही है, तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक बात सर, हम लोगों ने क्लास 11th में आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था, और क्लास 11th में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, अगर आपको आइडियल गैस का प्रेशर निकालना है, आइडियल गैस का क्या निकालना है सर? प्रेशर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है nRT अपॉन बी। ये क्या है? P फॉर द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस का प्रेशर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर nRT अपॉन बी। तो कहते हैं सर एक बात बताओ कि आइडियल गैस जो प्रेशर लगाएगी या सॉल्यूट प्रेशर, बात तो एक ही है। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप आइडियल गैस का प्रेशर निकालते हैं ना, उसी तरीके से आप डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर। क्या निकाल सकते हैं सर? प्रेशर। अगर सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे नोट करते हैं सर? पाई से। वो कह रहे हैं सेम आएगा nRT अपॉन बी। कह रहे हैं जिस तरीके से आइडियल गैस का प्रेशर निकालते हैं उसी तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का, पाई बराबर nRT अपॉन बी। तो सर ये आया कहां से, तो हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं उसके लिए। क्लियर है सर? बिल्कुल, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो सर अब तक हम लोगों ने ये जाना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, बिल्कुल हम लोग वैसे ही निकालते हैं जैसे आइडियल गैस का प्रेशर निकालते हैं, और फॉर्मूला क्या है? पाई बराबर nRT अपॉन बी। अब बात करते हैं सर ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से? तो उन्होंने एक बात बोली, कह रहे हैं आइडियल गैस का जिस तरीके से बिहेवियर होता है उसी तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का बिहेवियर होगा। तो आइडियल गैस के लिए जो गैस लॉ लगते हैं, मतलब आइडियल गैस जिन गैस लॉ को फॉलो करती है, उन्हीं गैस लॉ को फॉलो कौन करेगा सर? सॉल्यूट के पार्टिकल या डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है?
खैर अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस चीज को याद कर सकते हैं। सर कैसे? वो कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। किसके सर? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आइडियल गैस का भी जो प्रेशर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कंसंट्रेशन। अच्छा दूसरी बात कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इस पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा कि ये दोनों कंडीशन आइडियल गैस भी फॉलो करती है, दोनों कंडीशन डाइल्यूट सॉल्यूशन भी फॉलो करते हैं। आइडियल गैस का भी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? डाइल्यूट सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बस आप इतना याद रखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कंसंट्रेशन सेम हो। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लें? सेकंड। दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दो। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो आ गया पाई बराबर सी टी। क्लियर है सर? और आप सभी को पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या आता है? कांस्टेंट। और जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया यहाँ पे एक कांस्टेंट आया एस, और सर इस एस कांस्टेंट को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्लियर है? पर याद रखना वो ये कहते हैं, बेंटहोफ कहते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट आता है इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली एस इक्वल टू आर होता है। सर आर क्या है? आर अगर आपको याद हो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आइडियल गैस कांस्टेंट। तो वो एक बात कहते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में जो कांस्टेंट आता है आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। आता तो यही है पर इसकी वैल्यू आर के बराबर होती, तो हम इसको जगह हम लोग आर लिख सकते हैं तो याद ज्यादा अच्छे से रहेगा क्योंकि आर को हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो पाई बराबर फिर इसको कैसे लिख दिया गया? आर सी टी। इसको और प्यार से लिखे तो पाई बराबर सी आर टी। ये आगे सर ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। पर सर आपको याद होगा, सर बताइए क्या आपको ये याद होगा कि कंसंट्रेशन ये क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कंसंट्रेशन ये मोलैरिटी है। क्या है सर? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो जानते हो ना सर? बिल्कुल जानते हैं सर। मोल ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल। और क्या होता है? और होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या होता है? इनटू आर इनटू टी। दिस इज द फॉर्मूला। हो गया नहीं हो गया सर? बिल्कुल। तो यही फॉर्मूला तो लिखा था थोड़ी देर पहले, तो आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। पाई बराबर सी आर टी, इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू टी। अब सर हमें ये सीखना है कि इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि एक बात याद रखना, बहुत ही रेयर ऑफ द मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर कम चांसेस है कि आपसे डेरिवेशन पूछा जाए। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? इससे न्यूमेरिकल। क्या पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना सीखना है कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए, इन सब की वैल्यू दे दी जाए तो किस तरीके से यूज करेंगे। सर कैसी बात कर रहे हैं? हम यूज नहीं कर पाएंगे फॉर्मूले को। बेटा यूज तो कर लेते हो, यूनिट का बड़ा हेरफेर हो जाता है। जरा ध्यान से देखना कैसे यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखेंगे। तो सर पहला फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा, पाई बराबर सी आर टी। क्लियर है? फिर हमने कहा कि हमने सी को एक्सपेंड कर दिया, मतलब सी का भी फॉर्मूला खोल दिया। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या सर? आर इनटू टी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी सर एक्सपेंड कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्या इनमें से ऐसा कोई है जिसका और भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, मोल का। आपको पेपर में मोल, रेयर ऑफ द चांसेस है कि मोल दिया जाए, आपको मास दिया जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला मास के टर्म में क्या होता है सर? सभी को पता है, इस बात से तो सभी फेमिलियर है। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बताओ मैंने किसकी जगह लिखा? इसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट का, मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये तो लिखा ही रहने दो नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है? और इंटू आर इंटू टी। तो सर बताइए कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3। अब ये मत कह देना कि तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। इसी को मैंने ओपन कर दिया तो ये बन गया, इसको ओपन कर दिया तो ये बन गया। एक ही फॉर्मूला है वो। क्लियर है? पर इस फॉर्म में हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। आपको मास ऑफ सॉलिड गिवन होगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड गिवन होगा, आर है आइडियल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर,
और बी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है सर आर की वैल्यू पे। आर की वैल्यू वैसे तो कई प्रकार की होती है, 4 होती है, पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में सिर्फ 2 आर की वैल्यू को यूज करेंगे। कितने सर? 2। एक आर हम लोग यूज करेंगे सर, आर बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। इसको आप अप्रोक्स में 25/3 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट को थोड़ा आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो आप क्वेश्चन में 25/3 लिख सकते हो। क्लियर है? देखो, या तो आपको आर की वैल्यू गिवन होगी पेपर में, नहीं होगी तो आप आर की वैल्यू आपको यूज करनी आनी चाहिए। एक आर की वैल्यू और होगी जो हम लोग यूज करेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। सर इसको भी हम अप्रोक्स में 1/12 लिख देते हैं, आसान रहता है इसको यूज करना। ठीक है, अब बात आती है सर, जब ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 99% चांसेस है कि आपको वैल्यू गिवन होगी, पर तब भी आपको क्या होनी चाहिए यार, ये वैल्यू जब यूज करेंगे तो हम लोग किसकी कौन सी यूनिट लेनी, ये जरा ध्यान से देखना है। जब आर की इस वैल्यू को यूज करते हैं तो सर टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन में लेंगे। किसमें? केल्विन में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम मीटर क्यूब में लेंगे। सर किसमें लेंगे? मीटर क्यूब में। और सर क्या बचा? पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग लेंगे, आएगा किसमें? पास्कल में। मतलब अगर आप क्वेश्चन में आर की वैल्यू इसको रखते हो तो टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ये मीटर क्यूब में होना चाहिए। क्लियर है? और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर आएगा वो किसके टर्म में होगा? पास्कल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ब्रैकेट का मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपको गिवन होगी। क्लियर है सर? चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस वाली आर की वैल्यू को यूज करते हैं, इस वाली आर की वैल्यू को यूज करते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर इस वाले में भी किसमें यूज करेंगे सर? केल्विन में। कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर किसमें यूज करेंगे? सर लीटर में। नाम सीख लिया, इसमें लीटर है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। और सर ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर किसमें आएगा? एटीएम में। बेटा किसमें आएगा? एटीएम में। कहने का मतलब है कि अगर हम आर की इस वैल्यू को यूज करते हैं तो टेम्परेचर केल्विन में ही होगा, ये लीटर में हो जाएगा और ये आंसर आएगा एटीएम में। सर एक बात बताओ, अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं तो इनकी यूनिट के बारे में तो समझ गए, पर इन दोनों की यूनिट क्या है? बेटा इन दोनों की यूनिट के साथ कभी कोई छेड़छाड़ मत करना। चाहे ये वैल्यू रखो चाहे ये, मास हमेशा ग्राम में रखना और मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में। ये हमेशा ग्राम में और ये हमेशा ग्राम पर मोल, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्लियर है? तो आ गया फॉर्मूले को यूज करना। आपको ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू कौन सी दी जाती है उसके हिसाब से इनकी हम यूनिट डिसाइड करेंगे। क्लियर है? आ गया समझ में? बिल्कुल। एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग सारी न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्लियर है? चलिए सर, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका भी हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं और फिर क्या करेंगे सर? फिर सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। क्लियर है सर? चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशन। देखिए हम लोग ये तो पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशन, पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है उसका अगर आपको डेरिवेशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आखिरी में उसका फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा और उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन बहुत रेयर ऑफ द केसेस में है कि वो आपसे पूछे, और किसने दिया, बेंटॉफ ने दिया, ये भी नहीं पूछते। बस ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि पूरी हिस्ट्री बता दी, वो फॉर्मूला कहां से आया। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल सर। तो जरा ध्यान से देखिए, कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशन। हम लोग पहला केस पढ़ते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ए और बी। ठीक है सर, 2 सॉल्यूशन है और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? पाई बी। मैंने माना कि 2 सॉल्यूशन है हमारे पास, ए और बी, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए और दूसरे का पाई बी। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो इन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन आती है, क्या होती है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इनको हम ऐसे मतलब पाई ए बराबर पाई बी है। सर बिल्कुल है। तो आपको पता है पाई का फॉर्मूला क्या होता है सर? बिल्कुल C-A-R-T-A।
CbRTb। सर आर को आपने आर या आरबी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा आर तो कांस्टेंट रहता है, वो चाहे किसी भी सॉल्यूशन का सबके लिए क्या रहता है, सेम। पर आर से आर कट जाएगा। और अगर सर टेम्परेचर भी सेम हो गया एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये भी कट जाएंगे, मतलब सी ए बराबर सी बी। मतलब जरा ध्यान से सुनिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर तो बराबर रहता ही है, पर अगर टेम्परेचर सेम हो गया उन दोनों सॉल्यूशन का तो उनका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम। और बेटा कंसंट्रेशन सेम होने से क्या होता, ऑस्मोसिस नहीं होती। मतलब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दे और रख दे तो इनमें ऑस्मोसिस नहीं होगी, इनमें ऑस्मोसिस नहीं होगी। तो याद रखना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होती, नो ऑस्मोसिस अकर। आगे नहीं आ गया इसका एग्जाम्पल। सर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड होता है ना, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम सैलाइन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलाइन वाटर। क्या बोलते हैं, सैलाइन वाटर। बहुत ध्यान से सुनना, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और सैलाइन वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या रहता है, बराबर। तो इसका मतलब इन दोनों का कंसंट्रेशन भी बराबर रहेगा। तो इन दोनों सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है ना सर, और उसके बाहर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तभी कहा जाता है कि जब हम लोगों को कोई मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है हमारी बॉडी में, तो उसको सैलाइन वाटर मिक्स कर दिया जाता है। तो सैलाइन वाटर मिक्स करने से क्या होता है, वो आसानी से बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है। और मतलब सेल में ना तो श्रिंक होते ना ही स्वेलिंग होते। सर श्रिंक और स्वेलिंग क्या होते हैं वो अभी आपको पता चल जाएंगे। तो इतना हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बराबर होता है। तभी जब भी किसी मेडिसिन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसको इतने % सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा के इंजेक्ट करते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, आसानी से इंजेक्ट हो जाती है वो मेडिसिन हमारे ब्लड में। क्लियर है सर? आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। अब हम लोग बात करें कि मान लीजिए सर दो सॉल्यूशन है ए और बी, ठीक है। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, एक का बी है। अगर एक बात बताओ, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा सर, एक का ज्यादा होगा और एक का कम। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है क्या दुनिया के सभी सॉल्यूशन से ज्यादा? नहीं सर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ इससे ज्यादा है। अभी तो हमें यही पता चल रहा ना। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ इससे कम है। बाकी किससे कम होगा ज्यादा होगा वो जो हम कंपेयर कराएंगे तभी बात बोलेंगे। तो अब हम जो दो शब्द यूज करने वाले हैं वो कंपेरेटिव वर्ड है। अगर हम देखो, एक बात सुनो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इनसे ज्यादा है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा हाइपरटोनिक रहेगा। हाइपरटोनिक का मतलब होता है सर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। तो इसका मतलब नहीं है कि ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा हो, नहीं। ए हाइपरटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसे तो इस वजह से इसे हाइपोटोनिक बोलते हैं। और ये किसके रिस्पेक्ट में है सर, ये ए के रिस्पेक्ट में है। क्लियर है? नहीं, ये रिलेटिव वर्ड है। क्या है सर, रिलेटिव वर्ड। अगर आप होशियार हो तो कह देते ना कि आप क्लास के रिलेटिव में इंटेलिजेंट हो, पर दुनिया के रिलेटिव में इंटेलिजेंट थोड़ी ना हो जाते। तो खैर ऐसे एग्जाम्पल का तो समय बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते, तो इससे याद रख लो कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किसके टर्म में, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे और इसको हाइपोटोनिक। क्लियर है? एक बात और ऑब्जर्व की गई कि जो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मोर कंसंट्रेटेड होते हैं, और ये लेस कंसंट्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं? लेस कंसंट्रेटेड। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो सर एक बार एग्जाम्पल की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से। तो एक हम लोगों ने क्या लिया, लिया, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया सर? सॉल्यूशन। ठीक है। ये जो सॉल्यूशन भरा है, ये जो सॉल्यूशन भरा है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। किससे? 0.9% NaCl, इस सैलाइन वाटर बोलते हैं। अगर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सेल को डिसॉल्व, मतलब सेल को पुट करते हैं ऐसे। अगर हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन में पुट करते हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा है, तो बेटा क्या होता है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है और बाहर भी क्या है, सॉल्यूशन। दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो ऑस्मोसिस तो होगी सर, बिल्कुल होगी। अब बात करते हैं कि ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी। सेल के अंदर भी पानी, ये क्या है सर, सेल है, ठीक है। सेल के अंदर भी पानी और सेल के बाहर भी पानी। तो होगा क्या,
बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो यहां से अंदर से पानी कहां जाएगा, बाहर की तरफ। क्लियर है? या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, यहां से पानी कहां जाएगा, यहां पे क्या जाएगा, वाटर। आगे नहीं आ गया, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं। तो सर एक कहानी बनती है कि जब भी हम किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा है, तो क्या होता है, सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो बाहर आ जाता है सॉल्यूशन में। क्लियर है? और सर ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। ये सर ये हम लोग की बॉडी में भी फील होता है। अगर आप देखो, आप बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड अगर आप खा लो, बहुत ज्यादा ऐसे फूड जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट हो, तो आपके सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ जाएगा। और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जैसे ही इससे ज्यादा होता है तो सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है। जैसे ही सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है तो टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है। जो हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं उनमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग। और उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडमा, EDEMA। समझ में आ गया? व्हेन वी टेक अ लॉट ऑफ सॉल्टी फूड इन अवर बॉडी देन इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। कितना? 0.9% NaCl से ज्यादा हो जाता है। जैसे ही ज्यादा द वाटर कम्स, वाटर कहां हो जाता है, कम्स आउट ऑफ द सेल। सेल से वाटर बाहर आ जाता है और टिश्यू को स्वेलिंग कर प्रोड्यूस कर देता है। और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमा। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। अच्छा एक बात और ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया सर, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है सर, कंसंट्रेशन मान लो 0.9% NaCl से कम है, अगर कम है और हम इसमें ब्लड सेल रख दें या कोई भी सेल रख दें, तो सर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अब कंसंट्रेशन कहां जाता है, अब यहां पे इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन लेस है, तो अब होगा क्या, सॉल्यूशन के अंदर से पानी से सेल के अंदर चला जाएगा। अगर सेल के बाहर वाले चीजों का कंसंट्रेशन सर कम है तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, स्वेलिंग। यहां पे टिश्यू स्वेल करते हैं पर सेल क्या करता है, श्रिंक करता है। सर सेल क्या करता है, श्रिंक। मैं लिखे दे रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा तो लिख लेना। यहां पे सेल क्या करता है, मैं लिखे दे रहा हूं, सेल श्रिंक करता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। और यहां पे सॉल्यूशन से पानी सेल के अंदर चला जाता है, इसलिए सेल क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं सर, स्वेल कर जाते हैं। आगे नहीं आ गया सर? इस तरीके से हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ लिए और मतलब ये सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं सर, न्यूमेरिकल। क्या लगाने वाले हैं, न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। किसके, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने आइसोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक। अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, एक का कम, तो जिसका ज्यादा उसे हाइपर, जिसका कम उसे हाइपो। अगर हम ब्लड सेल को या किसी भी सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाता है। हाइपोटोनिक में रख देंगे, ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक, तो सॉल्यूशन से पानी सेल के अंदर चला जाता है और सेल स्वेल कर जाते हैं। आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए अभी हम लोगों ने जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है, अब उसी पे बेस सारे न्यूमेरिकल लगाने। और न्यूमेरिकल लगाने का आपको रूल बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कौन कौन सी वैल्यू के बिना आप वो लिखो, क्या निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, और जो निकालना है क्या उसका कोई फॉर्मूला है या नहीं है। अगर है तो रखो, उसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। कहने में कह दो सर आसान है, पर कैलकुलेशन में वाट लग जाती है सबकी। तो कैलकुलेशन में भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन तो मैं नहीं सिखा सकता आपको। अगर आपको बिल्कुल ही सर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आते होंगे तो आप मैसेज कर देना, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब सिखा दूंगा। पर ठीक है, अभी हम लोग का मकसद सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सीखना भी नहीं है। तो पहले तो सर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। बताइए क्या, 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट ढूंढा करूं। वो कह रहे हैं कि यूरिया है कि डिसॉल्व कर रहे हैं एक सॉल्यूशन में, इसमें सॉल्वेंट तो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, पर सॉल्यूट बता रहे हैं क्या, यूरिया है। मतलब जो मास ऑफ यूरिया मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 6 ग्राम। ठीक है, इन 5 लीटर सॉल्यूशन, लीटर आप सभी को पता है वॉल्यूम होता है,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना है 5 लीटर और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हमेशा ही केल्विन में रखते हैं, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस कर दो और 300 केल्विन। क्लियर है, ये आ गया हमारा टेम्परेचर। कह रहे हैं कि आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी 1/12 लीटर ATM अपॉन मोल केल्विन। और कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई निकालना है, और मोलर मास ऑफ यूरिया मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 60 ग्राम पर मोल। तो बहुत आसान है सर, पाई का कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, पाई बराबर CRT। सर सी का फॉर्मूला कोई होता है? बिल्कुल होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। सर क्या मोल का भी फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको याद है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या होगा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। क्लियर है? सॉल्यूट का मास कितना है सर? ग्राम में। ये तो इसमें कुछ फर्क करते ही नहीं है, 6 ग्राम ही रखेंगे। R की वैल्यू है 1/12। ठीक है सर। टेम्परेचर हमेशा ही केल्विन में रखते हैं, टेम्परेचर में कभी डाउट नहीं होता ना। मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो R की वैल्यू लीटर में है, लीटर ATM में, तो जो मोलर मास हो सॉरी जो वॉल्यूम होगा वो भी किसमें होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, जब आप इसको सर आप सॉल्व करोगे 6 10 और इससे ये कट गया, ये आएगा कितना सर 30 अपॉन 12 इंटू 5, और ये 5 से 6 टाइम जाएगा और 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 0.5। अब सर इसकी यूनिट क्या होगी प्रेशर की? देखो R की वैल्यू लीटर ATM पर मोल केल्विन है। लीटर मतलब वॉल्यूम, ATM माने प्रेशर, मतलब प्रेशर जो आएगा वो किस में आएगा? ATM में। अगर यहाँ बार होता तो प्रेशर किस में आता? बार में आता है। क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ो अच्छे से, क्या क्या वैल्यू के वैल्यू को लिखो, आंसर आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन कर लिया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं सर? सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? लिख लो इसे अच्छे से। चलिए सर हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया काफी इजी था और आप लोगों ने भी बहुत आसानी से समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस इसकी यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है, यूनिट्स पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन बिल्कुल इजी, आप आसानी से इसको समझ भी लेंगे और लगा भी लेंगे। क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आपको सर क्या निकालना है? पाई निकालना है। इन पास्कल, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सर किसमें? पास्कल में निकालना है। अगर आपको याद हो, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में निकालना हो तो आर की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं सर? बिल्कुल याद है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। याद है आपको? बिल्कुल क्लियर है। प्रिपेयर्ड बाई, देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाई सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। कह रहे हैं 1 ग्राम पॉलीमर को मिला रहे हैं सर किसमें? ऑफ मोलर मास इसका इतना है इन 450 ml ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि 1 ग्राम पॉलीमर को 450 ml ऑफ वाटर मिला रहे हैं इतने टेम्परेचर पे। तो बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में कितना होगा? बहुत ही आसान है, किसको मिला रहे हैं? पॉलीमर को। तो यहाँ पे सर पॉलीमर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो पॉलीमर का मास तो आपको दे रखा है ना सर, 1 ग्राम। बिल्कुल। और सर जो पॉलीमर का जो मोलर मास होगा वो किसका होगा? सॉल्यूट का मोलर मास, वो भी दे रखा है सर। कितना दे रखा है? देखिए मोलर मास दे रखा है 185,000। क्लियर है? बिल्कुल। इन 450 ml ऑफ वाटर। देखिए एक बात जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन का नहीं दे रखा है। पर क्योंकि सॉल्यूट हमारा पॉलीमर है तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा वही सर किसका होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। याद रखिएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा सर? 450 ml। क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है ना वो डिसॉल्व हो जाता है पूरा, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का। क्लियर है? टेम्परेचर आपको दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हमेशा ही सर केल्विन में चेंज करते हैं, तो कर दीजिए आप। जैसे ही चेंज करें तो 310 केल्विन आ जाएगा। अब एक बार यूनिट को चेक कर लीजिए कि जब आर की वैल्यू ये होती है तो यूनिट क्या रखते हैं? याद है नहीं आपको? बिल्कुल। आर की वैल्यू जब हम लोग ये रखेंगे तो प्रेशर मस्ट बी इन पास्कल आएगा। क्लियर है सर? इनमें कोई दिक्कत करते नहीं, इनमें कोई चेंज नहीं करते मास और मोलर मास में। ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में। लो सर, ग्राम पर मोल। खुश? अब यहां पे जब सर आर की वैल्यू ये होती तो वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में। यहां पे वॉल्यूम किस में है? एमएल में। तो सर एमएल को मीटर क्यूब में चेंज कैसे करते हैं? 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करके, तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाता है।
और टेम्परेचर को सर हमेशा ही केल्विन में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी वैल्यू वो रख दी जो मैंने गिवन थी, और उनकी यूनिट में जो चेंज कर लिया था वो हम लोगों ने कर लिया। सर आप क्या करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या निकालना है, पाई। तो पाई का फॉर्मूला तो हम सभी को पता है, CRT। क्या होता है, CRT। सर सी का भी फॉर्मूला हम सभी को पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सर, इंटू R इंटू टी। क्लियर है सर, बिल्कुल। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या आपको, सर बिल्कुल गिवन है 1। R की वैल्यू 8.314। आप इसको चाहो तो 25/3 भी लिख सकते हो। और टेम्परेचर देखो 310 केल्विन गिवन है सर, ठीक है। मोलर मास 185,000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको गिवन है 450 इंटू 10 की पावर -6। आप कुछ लोग कहते हैं सर यहां तक तो हम पे भी हो जाता, बस यहीं से सॉल्व नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको आदत हो जाएगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 30.96 पास्कल। मतलब आप अप्रोक्स में इसको 31 भी लिख सकते हो। क्लियर है सर, आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसी के साथ सर हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे हैं। अब हम लोग 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वो क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जाएंगे वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ होगा, पर होगा वो भी आसान। जो हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके 3rd क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है सर, चलिए सर अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको वो चीज याद होगी, इसकी कंडीशन याद होगी, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा लोगे। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। एक सॉल्यूशन है जो 5% सॉल्यूशन है, किसका सर, केन शुगर का। क्लियर है, बिल्कुल। और कह रहे हैं कि इस आइसोटोनिक है किसके सर, इस आइसोटोनिक विथ एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी परसेंटेज है 0.087% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स कह दो। क्लियर है, मतलब 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, 2 अलग अलग सॉल्यूशन है जो कि आइसोटोनिक है। सर आइसोटोनिक का मतलब तो हमें पता ही होता है। अगर मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, इसका π2 है, तो सर क्या होगा बताओ, अगर दोनों का π1 और π2 है तो आइसोटोनिक का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। बिल्कुल, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से। सर π1 बराबर क्या होगा सर, नॉर्मल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो होता है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। ये यहां पे लगा दोगे आप, क्या ये π2 है सर, तो π2 बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आप चाहो तो x भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट हमारा क्या है, x है, तो ज्यादा एक डिफरेंस दिखेगा इन दोनों में। क्लियर है, और इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। जरा ध्यान से सर आप बताइए, 5% सॉल्यूशन है बाई मास। 5% सॉल्यूशन का मतलब याद करो, मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि इनका मतलब कैसे निकालते हो। 5% बाई मास का मतलब होता है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का मास कितना हो गया, 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम। R कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर दिया नहीं गया तो सेम होगा दोनों का। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है इन्होंने 342 ग्राम पर मोल। देखो केन शुगर का मोलर मास 342 दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम। तो π1 निकाल लिया, π2। इस परसेंटेज का मतलब क्या होगा सर, सेम, 0.087 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका मास हो गया, सॉल्यूट का 0.087 ग्राम। R और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा। और देखो क्वेश्चन में फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ x, हमें इसका मोलर मास निकालना है, मतलब mx हमें निकालना है, इंटू b दोनों का सेम रहेगा। क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप सेम रख दो, 5/342 इंटू बी इंटू R इंटू टी। सर ठीक है, इज इक्वल टू 0.087 इंटू R इंटू टी अपॉन मोलर मास ऑफ x इंटू बी और RT से BRT कट गया, तो 5/342 अपॉन 0.087 अपॉन मोलर मास ऑफ x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास ऑफ x आपका आएगा 59.9 ग्राम पर मोल। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, मोलर मास ऑफ x या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x।
क्लियर है सर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो देखिए दोनों सॉल्यूशन के हम लोगों ने इंडिविजुअली ऑस्मोटिक प्रेशर करके बराबर रख दिए, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक थे, और आइसोटोनिक आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर रख दिए, आंसर निकाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों टाइप के क्वेश्चन को कर लिया। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली है जो बहुत बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप जरा और जान लीजिए, जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर, अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड थे, और हम लोगों ने सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को अब तक पढ़ लिया है, और उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे हम लोगों ने लगा लिए। तो सर अब क्या कोई क्वेश्चन बचा है जो अभी तक नहीं पढ़ा? बिल्कुल, एक क्वेश्चन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सर वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सॉल्यूशन में किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का मोलर मास मेजर करना हो। सर मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? जो साइज में बड़े होते हैं, जनरली पॉलीमर, प्रोटीन। अगर सॉल्यूशन के अंदर इनका मोलर मास मेजर करना हो तो आप चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में से कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करोगे जिससे मोलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जिससे हम पॉलीमर का मोलर मास एक्यूरेटली मेजर कर सके। देखो मेजर तो हम चारों से कर सकते हैं, पर चारों में से एक्यूरेटली किससे मेजर कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा आप पॉलीमर का मोलर मास मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली। क्लियर है सर? चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो वही यहां पे लिखा हुआ है। एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ पॉलीमर इन सॉल्यूशन। पॉलीमर या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आया? बताइए क्या था कि सॉल्यूशन में पॉलीमर का मोलर मास मेजर करना है आपको, तो उसके लिए चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी जिससे हम ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सके? सर ऑस्मोटिक प्रेशर। रीजन ध्यान से देखिए सर, रीजन, पहला रीजन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर जो पॉलीमर होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर पे पॉलीमर का मास मेजर करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, पर रूम टेम्परेचर पे पॉलीमर स्टेबल रहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर भी आप आसानी से निकाल सकते हो, रूम टेम्परेचर पे भी आप आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल आएगा तो उसका मोलर मास भी निकल आएगा, किसका? पॉलीमर का। क्लियर है सर? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब इसी में है। एक रीजन और है, क्या सर? इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, भले ही बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, क्या होगा सर? इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में किसकी बात कर रहा हूं सर? ऑस्मोटिक प्रेशर की। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। मतलब भले ही बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, पर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो बहुत ज्यादा आती है, एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। सर एक बात सुनिएगा बिल्कुल, क्या सर? अभी बाकी जो हम लोगों ने तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उनमें क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं, और सर उन चेंज की वैल्यू क्या आती है? बहुत कम आती है। जब वैल्यू सर कम आती है ना किसी चीज की, उसको आप एक्यूरेटली मेजर करना बहुत आसान नहीं होता। जैसे एक बात बताओ, जैसे एक तार की फिजिक्स में पढ़ते हो कि एक वायर की रेडियस मेजर करो, बहुत आसान है क्या सर? नहीं है। तो जो चीज बहुत साइज में बहुत छोटा हो उसको आप मेजर करो, मेजर तो कर लोगे पर वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो अगर छोटी वैल्यू को मेजर करना है तो उसमें एरर आती है, पर अगर आपको बड़ी वैल्यू को मेजर करना है तो उसमें एरर कम आती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो उसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत आसान है। क्लियर है? तब सर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एक्यूरेटली मेजर हो गया तो सर मोलर मास भी मेजर कर सकते हैं। सर एक बात, तो मोलर मास कैसे मेजर कर सकते हो? देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो याद है ना आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, याद है या नहीं है? बिल्कुल सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू टी। तो ये कह दो पॉलीमर का मोलर मास है, ये जितना एक्यूरेट ये होगा
उतना ही एक्यूरेट ये होगा। क्लियर है? आया नहीं आया? तो अगर आपसे आप कोई पूछे सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। पॉलीमर के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए या किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का मोलर मास निकालना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो इसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत आसान है। छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है और इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। इस वजह से इसकी मदद से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉलिड भी आसानी से मेजर कर सकते हैं या मोलर मास ऑफ पॉलीमर भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है सर? आ गया। तो अब हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट करके वो टॉपिक बनाया गया है। क्लियर है?